सो स्टूडेंट आज जो पेपर करने वाले हैं वो 3 मई 2024 की सेकंड शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन, गैस एक्सपांड्स इन सच अ वे दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम सेटिस्फाई द कंडीशन पी वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों अगर ऐसा कोई सवाल आता है ना तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, देखो पी वी पावर टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस वैसे ही लिख के रखना है। और इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि ये सारे के सारा जो है हमारा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, तो अभी सवाल पर आगे आते हैं। इसमें पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो गैस का टेम्परेचर भाई कितना है, बस अभी उसको देखना क्या करना है। इसमें देखो प्रेशर और वॉल्यूम वाली क्वांटिटी और पूछा गया है टेम्परेचर पर। तो देखिए हिंट जो बताई है इसमें क्या है, इसमें क्या है द टेम्परेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पर देखिए गैस एक्सपांड्स, तो एक्सपांड ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम को रिलेट करा रहा है। तो भाई मेरे पास एक चॉइस आ गई है कि मुझे यहाँ पर क्या शिफ्ट करवाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मतलब इतना क्लियर नहीं है। तो एक्सपांड वाली चीज़ जो है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, प्रेशर की जगह पर मतलब प्रेशर की जगह पर एन आर टी बाई वी अगर रख दूँ तो देखो एन आर टी डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाई बाई ये वी स्क्वायर है, दैट इज़ इक्वल टू ये आ गया कांस्टेंट। तो भाई देखो ये टी वी और बाकी का आप बोल सकते हो नया कांस्टेंट कोई आएगा। तो इसमें क्या चीज़ पता चल रही है, अगर गैस एक्सपांड होता है मतलब वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग वी ले सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम एक्सपांड होता है, गैस एक्सपांड होता है तो टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड। तो आंसर इसका जो बनने वाला है इट विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, ये ऑप्शन ए यहाँ पर मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। थीन रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ओके, रिंग रोटेट एट कांस्टेंट स्पीड एन आर पी एस, मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ फ्रिक्वेंसी की जगह पर इन्होंने एन बता दिया। अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर द चार्ज ऑन द रिंग इज। अच्छा, अब इस सवाल देख लो, इसको समझ लो। जैसे बच्चों यहाँ पर एक रिंग है, इस तरीके से रिंग है और इस रिंग पर हर तरफ ऐसे पॉजिटिव चार्जेस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। चलो ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जैसे डिस्ट्रीब्यूट करा दिए उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इट इज़ रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो रोटेट हो रहा है तो ओमेगा दिया होगा, तो ओमेगा मतलब ट्वाइस बाय फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की जगह पर इन्होंने यूज़ किया है एन। तो भाई देखो अगर ये कॉइल होती है और कॉइल में अगर करंट जनरेट हुआ होता है तो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 और रेडियस होता है इसका। तो रेडियस को इन्होंने कैपिटल आर बोला है तो कैपिटल आर। तो देखो म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r वैसे रख देता हूँ मैं। करंट क्या होगा, तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म जब मोशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होती है तो करंट जो होता है वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी की जगह पर इन्होंने बता दिया एन, फ्रीक्वेंसी की जगह पर बता दिया एन। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन में क्या पूछा गया, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया, द चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, सो क्यू मस्ट बी इक्वल टू 2br, है ना, 2br डिवाइडेड बाय ये म्यू नॉट आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ऐसा आपको कहीं पर दिख रहा है क्या भाई बच्चों, देखो 2br बाई म्यू नॉट एन। तो ऑप्शन डी मुझे यहाँ पर सही लग रहा है। गॉट इट। तो देखिए बहुत ही स्पेशल तरीके से, अलग तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो देखो ये टाइप को आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको ये नया टाइप लग रहा होगा बच्चों तो है सिंपल ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताया, आर एम एस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल केप्ट एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन वेसल इज गिवन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज़ नियरली, और आर वैल्यू भी दिया है। तो भाई इसको फॉर्मूला जो है जिसमें अगर बात करें यहाँ पर देखिए आर एम एस स्पीड गैस मॉलिक्यूल ही बताया है, तो थ्राइस आर टी बाय एम ओ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, आर एम एस स्पीड कितना बताया बच्चों इन्होंने, पहले इसको मतलब हम लोग क्या करते हैं वी आर एम एस है ना स्क्वायर करवा देते हैं ताकि ये थ्राइस आर टी बाई एम ओ मिल जाए। तो हमें एम ओ चाहिए तो एम ओ इज इक्वल टू, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ला लिया मैंने वी आर एम एस का स्क्वायर। तो अभी क्या क्या दिया है देखो, तो 3 आर की वैल्यू है 8.31। ओके, तो जूल पर मोल पर केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर को केल्विन में कराना पड़ेगा। तो भाई देखो यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भूलना नहीं आपको। तो 27 + 273 मतलब इसको आपको करना पड़ेगा
300 केल्विन। ठीक है, तो ये 300 यहाँ पर मैंने दे दिया और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो बच्चों दिख रहा है ये 61 बताया इन्होंने, उसका स्क्वायर करवाना पड़ेगा। ये मैं सही में देखा जाए तो राउंड फिगर में ही काम करवाऊंगा, क्योंकि इतना देखिए अलग अलग ऑप्शन, सारे के सारे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको 2, 4, 28 बहुत अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग इसको। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ इसको, लाइक 3 इंटू 3 मतलब 900 करवा देता हूँ, 8.31 कर लेता हूँ तो 8.3 करा लेता हूँ, और 60 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर मान लीजिए तो 3600, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 3600, तो 3600 ये 2 0 को कट करवा देता हूँ। तो भाई देखो क्या होगा यहाँ पर, तो 74.7 डिवाइड बाई 36, 36 टू ज़ा 72 होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम क्लोज़र बात करें तो मैं 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। अच्छा, आप बोलोगे सर ये 2 तो नंबर मिलता ही नहीं है। देखो कैसे होता है बच्चों, मैंने 61 के स्क्वायर की जगह पर 3600 करवा दिया। ठीक है, 60 का स्क्वायर करवा दिया, और यहाँ 8.31 था तो मैंने 8.3 ले लिया। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमने एक्यूरेटली मतलब एग्जैक्टली नहीं की है, अप्रॉक्सीमेट लेवल पर किया। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बहुत अंदाज लेकर किया। आपको बहुत प्रिसाइज करना हो तो आगे कर सकते हो आप, दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर 2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। Rectangular hexagon of side 10 centimeter has a charge 1 microcoulomb at each of the vertices। ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। देखो हेक्सागन की एक स्पेशलिटी होती है, वो ये होती है कि हेक्सागन में, मैं बहुत रफली यहाँ पर निकालूंगा, हेक्सागन जो होता है, चलो ठीक है निकल गया, कुछ सही ढंग से मिला है। तो हेक्सागन जो होता है, ऐसे समझ के चलो, हाँ ऐसे चलो ये हेक्सागन का जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर ए है, ये सारे के सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं ये ए होते हैं, राइट। और ये 60 डिग्री होता है, तो हर एक मतलब ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो भाई अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर, तो भाई इसको भी 10 करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमें एडवांटेज मिल चुका है। तो इन्होंने क्या बोला है, हर कॉर्नर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, हर कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस 10 मतलब सेंटीमीटर दिया है। तो मैं इसको मान लूँ, इसको x बोल दूँगा। तो देखो पोटेंशियल जो होगा, क्योंकि यहाँ टोटल चार्जेस कितने हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6 चार्जेस, इनका मिला के सेंटर पर पोटेंशियल चाहिए मुझे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि सारा एक का जो आंसर मिलने वाला है उसको मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा, या फिर आप एडिशन कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है और चार्जेस तो सेम ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट चार्ज डिवाइडेड बाय दैट डिस्टेंस, जैसे कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R होता है। गॉट इट। तो फिर क्या करना पड़ेगा, चलो फिर क्या करते देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 पावर 9 होता है, और चार्ज उन्होंने 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6, और डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर बताया, तो 10⁻⁻2 करवा देता हूँ। तो भाई देखो 9 × 6 अगर करवा दें तो 54 तो वैसे ही नंबर मिलने वाला है। तो अभी क्या इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, क्योंकि अगर मैं आगे भी सॉल्व करता हूँ तो मुझे 5 4 की ऑर्डर यहाँ पर एक ही मिल रही है, बाकी कहीं पर भी मुझे ऐसा अलग से नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये आंसर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा सॉल्विंग करें, तो मुझे बाकी तो देखिए 10 की पावर में ही एडजस्टमेंट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, उसके आगे जाते हैं। A wheel of radius 1 meter rolls through 180 degree over the plane surface. The magnitude of displacement of point। अच्छा, ये क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। जैसे कि मान लो ये व्हील है, और ये व्हील यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, ये आगे ऐसे बढ़ने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको एक चीज़ बच्चों समझनी पड़ेगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कलर मार्किंग से दिखाता हूँ। ये पॉइंट ए है, और मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बात करें तो कितना है, ये 2R है, यहाँ पर 2R है।
अच्छा, हमने जब इसको रोटेट करवाना शुरू किया तो ये रोल होते होते आगे बढ़ेगा, और जब 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगा तो 180 रोटेशन में क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट घूम के बी की जगह पर आने वाला है। लेकिन यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन भी चल रहा है, तो भाई ए यहाँ पहुँच चुका है और बी यहाँ पर पहुँच चुका है। मतलब थोड़ी देर बाद जो सिचुएशन होने वाली है उसमें जो ए है यहाँ ए मार्किंग यहाँ पहुँच चुका है, और भाई बी मार्किंग जो है ये नीचे पहुँच चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। तो भाई ए तो यहाँ तक पहुँच चुका है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस देख लीजिए बच्चों, ए से बी तक ये तो 2r ऑलरेडी था। अभी देखिए जब इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब जब ये आगे आगे बढ़ा तो ये हाफ रोटेशन, चलो ठीक है छोड़ो इसको, ये हाफ रोटेशन मतलब इतना जो चीज़ है, इतना पार्ट जो है ये ले डाउन होगा ऐसे यहाँ पर जैसे ये आगे बढ़ने वाला है। तो ठीक है, मतलब ये आ गया पाई। तो बच्चों देखो, मुझे जो आंसर अभी चाहिए यहाँ पर, आंसर चाहिए इसका, ये मान लीजिए x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू पाई r, ये साइड का स्क्वायर प्लस और अपोजिट साइड जो है 2r उसका स्क्वायर। तो भाई ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर आने वाला है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। लेकिन इन्होंने क्या बताया बच्चों, रेडियस 1 मीटर है, तो रेडियस अगर 1 मीटर है तो पाई स्क्वायर आर की वैल्यू 1 प्लस 4 इतना ही आने वाला है। तो भाई लास्ट में x इक्वल टू आने वाला है रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये तो आंसर मिल गया यहाँ पर सी ऑप्शन, गॉट इट। ठीक है, चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। The end correction of a resonance tube is 1 centimeter. If shortest length resonating with tuning fork is 15, the next resonating length is। भाई एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला था वो था L2 माइनस थ्राइस L1 डिवाइडेड बाई 2, ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है। ओके, तो इन्होंने एंड करेक्शन ऑलरेडी बता दिया है 1 सेंटीमीटर है, और आंसर सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू L2 माइनस थ्राइस ऑफ L1 मतलब 15 दिया है, ये डिवाइडेड बाई 2। तो 2 इज इक्वल टू L2 माइनस 45 ये आ गया, तो L2 इज इक्वल टू 47 सेंटीमीटर यहाँ बनने वाला है। तो आंसर सी इसका ऑप्शन यहाँ पर बनता है। ये शॉर्टकट है इसका, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ो। व्हेन 80 वोल्ट DC applied across solenoid, a current 0.8 ampere flows in it. When 80 volt AC is applied across same solenoid, current becomes 0.4 ampere. The frequency of AC source is 50 hertz. Impedance and inductance of solenoid is। अच्छा, तो ये सवाल जब बन रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, तो ऊपर जो स्टेटमेंट, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो DC से रिलेटेड है। तो जैसे अगर सोलेनॉइड भी हो तो सोलेनॉइड एक्चुअली फॉर DC ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है। मतलब जब हम लोग DC लेने वाले हैं तो DC में ये सोलेनॉइड का काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो DC में आपको सिर्फ और सिर्फ बात करना पड़ेगा कि भाई ये सोलेनॉइड भी हो तो भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है, क्योंकि वायर है और इसको इन्होंने 80 वोल्ट डलवा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आई भी दिया है, तो मुझे इससे ना रेजिस्टेंस मिलने वाला। देखो इसमें से करंट जो पास हो रहा है कितना है, 0.8 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू IR वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो, तो 80 इज इक्वल टू 0.8 इंटू R। तो भाई R इज इक्वल टू मिल चुका है मुझे 100 ओम। यहाँ तक ये तो ठीक चीज़, चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तो इतना एक सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, गॉट इट। अभी दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ क्या है कि अभी इन्होंने बताया है कि 80 वोल्ट AC सप्लाई करवा दिया है। ठीक है, 80 वोल्ट यहाँ पर AC सप्लाई कर दिया। तो इससे क्या पता चलने वाला है, देखो फॉर AC यहाँ पर इंडक्टर भी काम करने वाला है और इस इंडक्टर का रजिस्टर भी काम करने वाला है। क्योंकि कॉइल अगर है तो कॉइल में, सर्कुलर कॉइल है तो इंडक्टेंस भी है और उस कॉइल का रजिस्टेंस अपोजिशन तो था ही था। इन दोनों का मिला के Z तैयार होता है। तो Z वैल्यू है रूट ऑफ, तो अभी मैं सिर्फ Z इस्तेमाल करता हूँ इन दोनों का मिला के। तो देखो Z इज इक्वल टू ERMS बाई IRMS, ये लेता हूँ मैं। क्यों ऐसा लिया है,
क्योंकि इन्होंने बोला है कि 80 वोल्ट AC सप्लाई कर दिया और करंट 0.4 एम्पियर मिल चुका है। तो भाई ये सीधी सीधी बात है कि जो मेजरमेंट के बाद वैल्यू आती है, जो मेजर करने के बाद वैल्यू आती है, वो RMS वैल्यू होती है। मेजर करने के बाद वाली वैल्यू होती है RMS। तो यहाँ दिया है 80 डिवाइडेड बाय बच्चों 0.4, तो ये हो गया यहाँ पर 200 ओहम। ये आ चुका है Z इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस 200 कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे? A और C में दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। नाउ Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होता है। तो Z दिया है 200 और रूट ऑफ, यहाँ देखो R की वैल्यू है 100, उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवा दिया जाए तो ये हो जाएगा 200 का जो स्क्वायर हम लोग लेते हैं, दैट कैन बी लाइक 200 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 का स्क्वायर। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो XL स्क्वायर कैन बी इक्वल टू, देखो 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर करवा दो, तो ये 4 10 पावर 4 माइनस 1 10 पावर 4, तो भाई 3 इंटू 10 पावर 4 यहाँ पर बनने वाला है XL का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? XL कैन ऑल्सो भी इक्वल टू, नाउ XL का स्क्वायर है तो XL इक्वल टू √3 इंटू 10 पावर 2 बनने वाला है। XL होता है ओमेगा L या फिर 2 पाई FL, है ना? तो √3 इंटू 10 पावर 2, तो L कैन बी इक्वल टू √3 10 पावर 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 पाई F बनने वाला है। तो L इक्वल टू, अच्छा चलो अभी ये तो मतलब पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई पर्याय ही नहीं है, चारा ही नहीं है। तो √3 1.732 इंटू दैट 100 2 इंटू पाई 3.14 और फ्रीक्वेंसी है इसका 50। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये 2 और ये 50, ये 100 के साथ कैंसिल हो गया, मतलब बचा 1.732 डिवाइडेड बाई 3.14। तो सीधे सीधे यहाँ पर अगर बात करें तो भाई मुझे ये मैच होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर भाई बच्चों, तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखो, ये 2 ये 50 100 हो गया और ये 100 के साथ कैंसिल हो गया, तो 1.732 डिवाइड बाई 3.44 लगभग, है ना, 0.55 के करीब हम लोग ले सकते हैं। तो भाई चलो इसका आंसर ले लिया मैंने 200, क्योंकि इम्पिडेंस भी पूछा है और इंडक्टेंस भी। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है। अभी देखो क्या है ना भाई, समझने की बात यह है कि 45 सेकंड में सही में होने वाला है क्या? 45 सेकंड में ये सही में होने वाला है क्या? तो आप एवरेज अगर बात करें बच्चों अच्छे से अच्छा, तो 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो ठीक है। उसके बाद अर्थ इज अज्यूम टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास m हैविंग पीरियड ऑफ रोटेशन t, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। सो L इक्वल टू होता है I ओमेगा, क्योंकि अर्थ जो है दैट इज़ अ स्फीयर, सो 2/5 m r स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 2 पाई/T डलवा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर तो शायद अभी डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि देखो 2 2 4 पाई m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5t। यस, बी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ना, ऐसे सवाल जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल चुके हैं, और अभी सवाल जो इसके पहले देखा था ये लंबा था। चलो जो आसान होता है पहले उसको कर लेना आपको। देन अ गैल्वानोमीटर शंटेड बाय रेजिस्टेंस एस, its current capacity increases n times. If same galvanometer is shunted by another resistance S dash, its current capacity decreases to n dash. The value of n dash in terms of n s and s dash is. अच्छा, थोड़ा ये क्वेश्चन जो है अलग से इन्होंने ट्रिकी कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा जो गैल्वानोमीटर शंटिंग वाला जो फार्मूला था, देखिए जब I इक्वल टू एन टाइम्स IG होता था तो S वॉज इक्वल टू G/n-1 का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करते थे, इसका इस्तेमाल हम लोग करते थे। तो इन्होंने जैसे बताया ना उसके हिसाब से बात करेंगे। जैसे जैसे S को शंट किया तो इसकी कैपेसिटी n टाइम्स बढ़ चुकी है गैल्वानोमीटर की, ये एक इक्वेशन कर लिया। फिर उन्होंने बोला है कि S डैश रेजिस्टेंस जब शंट करवाते हैं तो वही गैल्वानोमीटर है, तो इसका कैपेसिटी जो होगा दैट विल बी n डैश, तो n-1, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर अभी इनको क्या चाहिए,
वैल्यू ऑफ एन डैश चाहिए, ठीक है। तो मैं एस डैश बाय एस करूँ तो भाई एन माइनस वन बाई एन डैश माइनस वन आएगा। तो एस डैश एन डैश माइनस एस डैश इज इक्वल टू क्रॉस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म को इधर ला लिया मैंने और इसको इधर ला लिया, ठीक है। ऐसे करवाते तो एस एन माइनस एस करवा दिया, तो एस डैश एन डैश इज इक्वल टू एस एन माइनस एस प्लस एस डैश कुछ होना चाहिए। एन डैश इक्वल टू देखो इसमें से एस एन माइनस वन प्लस एस डैश और डिवाइडेड बाय एस डैश। तो ऐसे कुछ दिख रहा है, देखो देखो इसमें से ना मैंने एस को कॉमन निकाल लिया तो एन और माइनस वन बच जाता है यहाँ पर। तो ऐसे क्या दिख रहा है भाई यहाँ पर, यस डी ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है, डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि हाँ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, ए प्रोजेक्टाइल मोशन टू पार्टिकल्स ऑफ मास एस m1 and m2 having velocities v1 and v2 respectively at time t equal to 0. Their velocities v1 dash and v2 dash at time 2t while still moving in air. The values of, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने। ये तो मतलब चेंज इन मोमेंटम वाली क्वांटिटी मुझे दिख रही है, चेंज इन मोमेंटम वाली क्वांटिटी दिख रही है। इसको अभी क्या कर सकते हैं, और ये टाइम भी दिया इन्होंने 2t। सो कैन वी से चेंज इन मोमेंटम एज, ये मैं थोड़ा ट्रायल करके देख लेता हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है ये। m2 v2 डैश ये फाइनल मोमेंटम माइनस ये इनिशियल मोमेंटम m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार, चलो ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसको टाइम दे देता हूँ मैं 2t, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2t। टाइम तो 2t ही बताया इन्होंने। चलो ये मोमेंटम हो गया, मतलब क्या मैं इसको फोर्स बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकते हैं इसको फोर्स। तो अभी प्रोजेक्टाइल में एक स्पेशलिटी है, जहाँ तक मुझे अभी, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर m1 m2 दोनों अगर एयर में मोशन में है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, सो कैन वी से F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी, कलेक्टिव जो फोर्स होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे द वेलोसिटीज बिकम, जो भी बताया इन्होंने चेंज इन मोमेंटम से बताया, इन्होंने कुछ बाकी चीज़ें कुछ दी ही नहीं है। दो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटीज़ दी है, फिर फाइनल वेलोसिटीज़ दिया है, मतलब चेंज तो कुछ हुआ है वेलोसिटी में, तो फोर्स तो काम कर रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम मुझे यहाँ पर दिख गया है, टाइम भी मुझे दिख गया, बट चेंज इन मोमेंटम वहाँ पर टाइम तो फोर्स होता है। तो फोर्स क्या करूँ, तो फोर्स को मैं बोल दूँगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनको अभी चाहिए क्या, इनको अभी चाहिए क्या, तो इनको डेल्टा पी चाहिए। डेल्टा पी कौन है, ये डेल्टा पी है, तो इनको डेल्टा पी इज इक्वल टू चाहिए। तो चलो ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t m1 प्लस m2 इंटू जी। भाई ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा मतलब देखो यार, क्या एक लिमिट होता है कि CET एग्ज़ाम जो होता है, जिसको शुरुआत में ही बच्चों को बताया जाता है कि भाई आसान तरीके से होता है एग्ज़ाम, और अभी अगर इसमें इस लेवल के क्वेश्चन डाले जाए तो बच्चा तो पैनिक होना ही होना है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, अभी तक जितने सवाल हुए उसमें से ऐसे आप तो मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि 40 क्वेश्चन का टारगेट तो आपको रखना चाहिए कि इतना क्लियर होना ही चाहिए। आपका 99 परसेंटाइल के ऊपर बनने ही वाला है अगर 40 क्वेश्चन भी कर लेते हो आप, क्योंकि ये आप ही का ऐसा नहीं है कि आप ही की हालत ख़राब है, ये सभी बच्चों की हालत ख़राब है, ठीक है। तो इसमें से ये कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, तो ये आंसर प्रोबेबली आना चाहिए। गॉट इट। चलो आगे जाते हैं बच्चों। फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, अभी ये क्वेश्चन सही है यहाँ पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज, ससेप्टिबिलिटी मतलब यहाँ पर दिया है ससेप्टिबिलिटी फाइनल ने। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब म्यू चाहिए, चलो ठीक है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये हमारा फार्मूला था। तो म्यू नॉट म्यू आर तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, ये आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ लिया है। म्यू नॉट की वैल्यू इन्होंने बताई है 4 पाई 10 पावर -7 इन ब्रैकेट, दिस इज़ 1 प्लस दिस इज़ 599, ठीक है। तो 4 पाई 10 पावर -7 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू बिकम 600,
तो अभी इनको पाई वैल्यू वैसे रखना है, तो 2400 पाई 10⁻⁻7। तो भाई इनको जो अगर चाहिए 2.4 अगर चाहिए पाई, तो 3 जीरो इसके कट करवा दो, -4 आना चाहिए। तो इसका आंसर यस, बी ऑप्शन तो बन ही रहा है, बी ऑप्शन तो बन ही रहा है। ठीक है, चलो उसके आगे। लेंथ एल ऑफ पाइप आर इज द इंटरनल रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो ओपन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी होता था वो v डिवाइडेड बाय 2L होता था, लेकिन v डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ। अभी देखो समझो, ये जो पाइप ओपन है तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर एंड करेक्शन ई, यहाँ पर एंड करेक्शन ई, और ये पाइप का लेंथ L होता है। तो हमें पता है कि लेंथ कैपिटल L जो होता है वो कैपिटल L मतलब एंटी नोड से एंटी नोड तक वाला जितना डिस्टेंस बनने वाला है ये पूरा L बनता था। तो L इज़ स्मॉल l प्लस 2 टाइम्स E होता है। ठीक है, इतना तो होता है। अभी इनको एक्सपेक्टेड कुछ अलग है, देखो क्या है, एंड करेक्शन इज ऑब्जर्व टू बी 0.3 टाइम्स डायमीटर, 0.3 टाइम्स, लेकिन इनको डायमीटर में भी नहीं चाहिए, इनको रेडियस में चाहिए। तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है, डायमीटर इज़ 2 टाइम्स रेडियस, तो भाई 0.6 R होना चाहिए एंड करेक्शन। तो फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला बन रहा है F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट L प्लस ट्वाइस ऑफ एंड करेक्शन है 0.6 R, तो इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L प्लस 1.2 R। ये यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर है ये ऑप्शन यहाँ पर बनना चाहिए बच्चों, यस। तो और आगे बढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। भाई इसको तो ज़ीरो ही लिखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज जब जाता है तो वेलोसिटी इज पैरेलल टू v बार एंड फोर्स फार्मूला वाज q v बार क्रॉस b बार। सो इट इज़ q, मैग्नीट्यूड में अगर बात करें q v b साइन थीटा होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही ज़ीरो है तो फोर्स साइन ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाएगा। सो F विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये तो इसका सीधा सीधा आंसर आना ही था। ओके, चलो आगे। ए डाईएटॉमिक गैस अंडरगोज एडियाबेटिक चेंज। ठीक है, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T आर रिलेटेड टू PT पावर x वेयर वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई हिंट बताई है एडियाबेटिक, तो PV पावर गैमा वाज इक्वल टू कांस्टेंट या होता था। अभी हमें देखो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है, तो आपको पता है PV इक्वल टू NRT है, तो वॉल्यूम की जगह पर क्या हम NRT बाई P लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा करते तो इससे फ़ायदा ये होता NRT बाई P और हाँ सॉरी, तो P वैसे ही, और यहाँ पर NRT बाई P पावर गैमा होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो ये P पावर माइनस गैमा और T पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो P पावर 1 माइनस गैमा T पावर गैमा इज इक्वल टू ये नया कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट डलवा दो, न्यू कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको तो कैसे, इसको तो लर्न करके रखना पड़ेगा आपको। अभी इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, तो P T पावर माइनस एक्स कैन बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू कैन से, ये कर सकते हैं आप लोग, ये कर सकते। कैसा करना है भाई, P प्रोपोर्शनल टू T पावर x। तो अगर टेम्परेचर को इस साइड लाना हो तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अभी कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए P T पावर गैमा बाई 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू दैट अगेन न्यू कांस्टेंट। भाई ये न्यू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, गैमा बाय 1 माइनस गैमा इज इक्वल टू दैट माइनस एक्स। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर। तो अभी आपको x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये डाई एटोमिक है, तो डाई एटोमिक का गैमा कितना होता है,
डायटोमिक का गैमा देखो 1+2 फ्रीडम होता है, तो डायटोमिक में फ्रीडम जो होता है वो 5 होता है। तो भैया आपके पास 7/5 मिल चुका है। तो 7/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/5 इज इक्वल टू ये -x बनने वाला है। इसमें से देखो क्या होता है, 7/5 डिवाइडेड बाय -2/5 इज इक्वल टू -x। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो 5 कैंसिल हो गया। -7/2 इज इक्वल टू -x। तो भाई x की वैल्यू मुझे 7/2 मिल चुकी है, जो कि 3.5 होना चाहिए, जो कि 3.5 होना चाहिए। गॉट इट। चलो ठीक है, ये वैल्यू भी आ चुका है। कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। देखो अभी अभी आपको लग रहा है इतना लेंदी कैसे, तो भाई ये स्टेप मैंने इंटेंशनली यहाँ पर रिवाइज़ करवा दिया आपको। ये जो पॉइंट है ये मैंने रिवाइज़ कर दिया। अभी जिस बच्चे को ये वैल्यू सीधे सीधे पता है वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। फिर मैंने और एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा दी, अगर आपको डायटोमी का गैमा पता है तो फिर सीधे सीधे वैल्यू रखना है। तो मतलब एक, ये दो, और डायरेक्टली तीसरी स्टेप जो होगी इसमें से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। द हाइट एट विच वेट ऑफ बॉडी इज़ 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़। तो देखो इसके लिए फार्मूला था GH इक्वल टू, तो GH की बजाय मैंने आपको वेट का फार्मूला पढ़ाया। वेट एट दैट हाइट इज़ वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ R/R+H ब्रैकेट स्क्वायर। इन्होंने वेट एट दैट हाइट बताया 1/16 वेट ऑन द सरफेस। तो सीधे सीधे यहाँ पर जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। W कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 इज इक्वल टू, तो आपके लिए भाई इतना मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ सही में देखा जाए तो ये दो स्टेप में ही मिल जाना चाहिए। स्क्वायर रूट निकाल दो तो 1/4 R/R+H, तो R+H इज इक्वल टू 4R, दैट इज़ H इक्वल टू 3R। तो भाई आपको क्या चाहिए अभी, है ना, द हाइट एट विच, तो H इक्वल टू मिल चुका है 3R। ठीक है, H इक्वल टू आ गया 3R। ये भी रिज़ल्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू सेट अप एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 220 वोल्ट to 4.4 kilovolt to transmit 6.6 kilowatt of power. Primary coil is 1000 turn. The current rating of secondary coil is, देखो भाई यहाँ पर अगर बात करें तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर बताया, तो इसमें P आउटपुट इज इक्वल टू होता है इनपुट पावर। तो इन्होंने देखो क्या बताया है, इन्होंने 4.4 किलो वोल्ट, मतलब अगर बात करें तो ट्रांसमिट 6.6 किलोवाट पावर इनको आगे लेके जाना है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड भी बताया है, और सेकेंडरी कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, आउटपुट में मैं आई आउटपुट करंट अक्रॉस सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू, मैं 6.6 किलोवाट ले लेता हूँ, IS इंटू, देखो सेकेंडरी का वोल्टेज देखो 4.4 किलो वोल्ट है इज इक्वल टू 6.6 किलो वैट है। तो भाई करंट वोट भी लाइक 6.6/4.4, क्योंकि किलोवाट तो यहाँ पर कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, हाँ 3/2, दैट इज़ इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ये सेकेंडरी का, तो क्वेश्चन यही पूछा गया ना यहाँ पर, सेकेंडरी कॉइल करंट रेटिंग इन अ सेकेंडरी कॉइल, तो 1.5 एम्पियर तो भाई बनता ही बनता है यहाँ पर। ओके, इतना इजीली आ चुका है। अभी आप बोलोगे इसका क्या करें, तो ज़रूरत नहीं है, अभी हो गया काम, या आइडियल होने की वजह से। मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ओके, तो देखो मोनोएटॉमिक गैस अगर है, मोनोएटॉमिक अगर गैस है तो इसमें पहले तो गैमा निकाल लेते बच्चों। 1+2 फ्रीडम होता है, जो कि 1+2/3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर होना चाहिए 5/3। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब जब ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन इज़ अबाउट हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर,
द टोटल हीट यूज्ड, तो टोटल हीट यूज मतलब Q इज NCP डेल्टा टी होता है, एंड एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो Q माइनस डेल्टा U होता है। या फिर सीधे सीधे अगर बात करें तो ये P डेल्टा V होता है, विच इज़ NR डेल्टा T भी कर सकते हैं हम लोग। तो W, क्वेश्चन इज अबाउट परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज फॉर एक्सटर्नल वर्क, मतलब W/Q हम लोग पहले लिख देते हैं, तो NR डेल्टा T बाय NCP डेल्टा T करवाते हैं। इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, NN कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो भाई R बाय यहाँ पर मिल रहा है मुझे CP। अब इससे क्या पता चलेगा, तो R बाय CP की वैल्यू क्या आती है, तो देखो गैमा इज CP/CV, तो इतना करने की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा है। तो CP कैन बी इक्वल टू गैमा R बाय गैमा -1 भी होता है, ये आपने इस पर पहले पढ़ा होगा। तो CP कैन बी इक्वल टू गैमा R बाय गैमा -1, सो W/Q इज इक्वल टू, क्योंकि गैमा -1 बाय गैमा बचेगा, RR कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर भी, तो भाई यहाँ पर देखो 5/3 - 1/5/3 दैट इज़ इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3, तो ये आ चुका है W/Q इज़ इक्वल टू 2/5, 0.4। तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 40% इसका आंसर बनना चाहिए। ये आना चाहिए, 40% इसका आंसर बनना चाहिए। A parallel plate capacitor charged then isolated if the separation between plates is increased, ठीक है, और which one of the following statement is not correct you can say, okay। अभी देखो क्या होता है ना, कैपेसिटर में अगर बात करें तो कैपेसिटर को पहले चार्ज कर दिया, यहाँ पर मैं आउटसाइड में ही लेता हूँ ताकि चलो ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसके बीच में मैंने यहाँ पर चार्जेस दे दिए। इन्होंने क्या बोला है, पहले चार्ज करवा लिया, तो चार्ज करवाने की वजह से Q आ गया और पोटेंशियल डिफरेंस इस पर V आ चुका है, ठीक है। इसका कैपेसिटी जो होगा, जो भी होगा, A/0/D कैपेसिटी भी होने वाला है। अभी इसको क्या कर लिया इन्होंने, आइसोलेट, मतलब बैटरी से निकाल दिया बाहर। अभी बैटरी का काम जो था वो तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना हुआ करता था, अभी बैटरी निकाल दिया है, तो आइसोलेटेड मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो अभी क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर एन आइसोलेशन। हाँ भाई, क्योंकि देखो चार्ज ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो अगर इसमें देखो क्या होगा, द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज, तो सेपरेशन अगर बढ़ा दिया जाए, अगर D को बढ़ा दिया जाए तो सीधे सीधे कैपेसिटी घटना चाहिए, और Q इज इक्वल टू CV होने की वजह से अगर C घट रहा है तो V को बढ़ना पड़ेगा ताकि Q की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे। आप बोलोगे चार्ज क्यों मेंटेन रहेगा, भाई चार्ज सप्लाई कौन करेगा, कॉन्जर्वेशन चार्ज के हिसाब से चार्ज शुड रिमेन कांस्टेंट, बैटरी ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से आएगा, तो ये तो पहले आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, तो बिल्कुल नहीं, कैपेसिटी यहाँ पर घट रहा है क्योंकि आपने D को बढ़ा दिया तो कैपेसिटी घटने वाला है, समझ में आ रही बात। तो अगर सेपरेशन बढ़ा दिया है प्लेट के बीच का, ये प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया तो कैपेसिटी डिक्रीज होने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर बात करें यहाँ पर Q कांस्टेंट है तो C घट रहा है तो V बढ़ना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इंक्रीजेस, हाँ इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, ये भी हो रहा है। तो रॉन्ग, नॉट करेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है, ये पूछो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, तो B इज अ नॉट करेक्ट, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉट करेक्ट, B इज अ नॉट करेक्ट। इनको जो पूछा है नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन, तो B इज अ नॉट करेक्ट, गॉट इट, ओके। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू दैट ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, तो 1/2 इसका स्क्वायर मतलब 1/4,
4 आना चाहिए। तो यह आंसर इसका सी होना चाहिए। सीईटी के क्वेश्चन ऐसे ही होते थे। चलो, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ अ ग्लास एयर एज शोन इन द फिगर। अच्छा, इसको फिगर भाई फिगर मिस हो चुका है। अच्छा जी, सवाल से क्या पता चलेगा? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इंटरफेस ऑफ ग्लास एयर इफ़ द ग्रीन लाइट जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ इन्होंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया। कहाँ बताया भाई? ये इंटरनल रिफ्लेक्टेड बोला है। तो ये वाइट लाइट जब जाता है, ठीक है, ये वाइट लाइट यहाँ पर आ गया। अच्छा, इनका कहना क्या है समझ लो फिर। इफ़ ग्रीन लाइट जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड, ग्रीन तो अभी देखो क्या होता है, साइन सी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/μ, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। अब बोलो कि लैम्बडा क्यों नहीं लिखा? तो एक्चुअली ना इसका कॉची प्रिंसिपल जो होता है वो होता है ऐसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज a+b/λ² होता है। सीधे सीधे बात है, लैम्बडा जिसका ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लैम्बडा फॉर रेड इज़ ग्रेटर देन लैम्बडा फॉर वायलेट। सो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। यहाँ पर बात करते हैं, तो मैं बताऊँ साइन सी अगर इन्वर्सली रिलेटेड टू म्यू है तो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैं वेवलेंथ बोल दूंगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेवलेंथ से इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर बात करें यहाँ, तो अगर लैम्बडा बढ़ता है तो साइन सी भी बढ़ना ही चाहिए। ये सीधे सीधे रिलेट हो रहा है, ये बढ़ना ही चाहिए, ये रिलेट हो रहा है, ये सीधे सीधे रिलेट हो रहा है। अभी इससे आपको मतलब पता क्या चलने वाला है, देखो। तो क्रिटिकल एंगल अगर बात करें VIBGYOR, तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा किसका है? जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो इसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा है। फिर क्रिटिकल एंगल फॉर ऑरेंज आएगा, फिर क्रिटिकल एंगल फॉर येलो आएगा, और सबसे क्रिटिकल एंगल अगर बात करें तो क्रिटिकल एंगल इज़ वेरी लेस फॉर वायलेट। तो देखो ग्रीन के बारे में बात करें तो ग्रीन इंटरनल रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गया, तो ग्रीन के पहले ये सारे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं अंदर के अंदर। अभी ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड अभी तक अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है मतलब इतने एंगल पर नहीं जमने वाला उनका काम, उनको इससे बड़ा एंगल लगने वाला है। तो ग्रीन अगर है तो ग्रीन के पहले वाले जो कलर होंगे वो सारे के सारे आपको अंदर मिल जाएंगे। कौन कौन मिलने वाला है? अंदर वायलेट भी मिलने वाला है, इंडिगो भी मिलने वाला है, ब्लू भी मिलने वाला है, मतलब ये इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया। तो भाई क्या पता है इनसाइड द ग्लास, तो ग्रीन के पहले वाले कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए बच्चों, इतना होना चाहिए, ठीक है। वापस से बात समझ में आ गई है? जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा। तो ग्रीन जब आ रहा है तो ग्रीन के पहले वाले जो कलर है जो वेवलेंथ वाले हैं, तो ग्रीन से छोटी वेवलेंथ वाले अगर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गए, ग्रीन से छोटी वेवलेंथ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और रेड, ऑरेंज, येलो अभी तक नहीं हुआ। चलो ठीक है, समझ में तो आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। टू लूप्स A and B of radii R1 R2 are made of uniform wire. Okay. Moment of inertia of A is IA and that of B is IB. Then R2/R1. ठीक है। देखो इन्होंने लूप बोला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लाइक mr², लेकिन बात ये हो रही है यूनिफॉर्म वायर है तो मास इनके नहीं बताए हैं। तो मास कैन बी इक्वल टू लाइक लैम्बडा इज मास
पर यूनिट लेंथ होता है, तो मास कैन बी इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अभी आपको पता है सर्कुलर लूप होता है, तो इसका जो लेंथ होता है सर्कुलर लूप का, यह होता है 2πr। तो भाई यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2πr, और ऑलरेडी r² था। तो वेयर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू r³ हियर। सो सिंपली भाई IA/IB अगर बात करें तो इज इक्वल टू RA/RB इसका क्यूब होना चाहिए। IA/IB की वैल्यू 27 यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, इज इक्वल टू RA/RB इसका क्यूब होना चाहिए। आप जैसे स्क्वायर रूट निकाल दो, मतलब कि क्यूब रूट निकाल दो, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो RA/RB। अभी सवाल देखो, 1 जो था वो A से रिलेट कर रहा था और 2 जो था वो B से रिलेट कर रहा था। इनको चाहिए R2/R1, मतलब अगर बात करें तो ये R1 है, ये R2 है, इनको चाहिए R2/R1, तो ये आ जाएगा 1:3। सी ऑप्शन आने वाला है इसका। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए LCR सर्किट containing resistance R, angular frequency ओमेगा at resonance बोला है भाई इन्होंने, voltage across resistance and inductor are VR and VL respectively, value of inductance L will be okay। तो रेजोनेंस पे भाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होता है वो होता है 1/√LC, ये होता है। और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज अगर पूछा गया हो, अच्छा इसको ओमेगा तो मुझे मिल चुका है, और वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ही पूछा गया ना, हाउ टू गेट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 1/LC। अच्छा, कैपेसिटर भी तो नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, तो क्या कर पाएंगे बच्चों इसको, मुझे लग रहा है हाँ, अगर एट रेजोनेंस बात कर रहे तो I कैन बी इक्वल टू VR/R, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है, मतलब वोल्टेज, टोटल वोल्टेज VR ही ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। और सेम करंट अगर इंडक्टर से पास हो रहा है, सो कैन वी से VL/XL बोल सकते हैं, सेम ही करंट पास हो रहा है, तो यस VR या फिर VR/R, VL/XL can be equal to omega L, so L can be equal to VL into capital R by ओमेगा इंटू VR भी, ऐसे इनको एक्सपेक्टेड है, तो ये आंसर इसका D आना चाहिए। ठीक है, शायद इनको ऐसे ही एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि रेजोनेंस पर जो करंट जा रहा है तो मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो। हाँ ठीक है, ये वोल्टेज तो ड्रॉप होगा, आपको ये पता है कि लाइक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सेम होता है। इन्होंने कैपेसिटर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया ही नहीं है, कैपेसिटर का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो चलो ठीक है, ये चल सकता है यहाँ पर भाई, चल सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम गेट्स डबल्ड। अच्छा, T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। अगर पीरियड आपको डबल करवाना हो तो लेंथ को तो 4 गुना बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L ना, तो T² प्रोपोर्शनल टू L हो सकता है ये, इस हिसाब से। चलो, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ XOR गेट इज इक्वल टू, ठीक है, इसका तो रिज़ल्ट आपको मैंने पढ़ा लिया ऑलरेडी, A
कॉम्प्लीमेंट एंड बी प्लस ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे होता है। इसका आंसर आना चाहिए डी। Two identical metal spheres are kept in contact with each other, each having radius r, and rho is the density of material of metal. Gravitational force of attraction is proportional to। भाई इसके पहले भी ये सवाल आ चुका है। अभी आप में से कई सारे बच्चे शायद इसको इस तरीके से हैंडल करें कि उनको लगे कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। देखो F इज़ इक्वल टू जी, दोनों के मासेस तो सेम है, तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मुझे पता चल रहा है। तो इससे मैं डायरेक्टली कंक्लूड करा लूँ, जंप करा लूँ, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमें लिखना पड़ेगा। तो F इज़ इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर। मास कैन बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब होना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देख लो, इनके बीच का डिस्टेंस ना 2r होना चाहिए, तो यहाँ पर 4r स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि देखो ना ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है, तो 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर ये होना चाहिए। ठीक है, तो 4r स्क्वायर कोई बात नहीं। देखो F प्रोपोर्शनल टू अगर बात करें तो डेंसिटी, और ये मास का स्क्वायर था, तो डेंसिटी का स्क्वायर, और r पावर 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो F प्रोपोर्शनल टू बात करें r पावर 4 और रो का स्क्वायर आना चाहिए। r पावर 4 और रो का स्क्वायर मतलब बी ऑप्शन इसका बनता है, बी ऑप्शन इसका बनता है। चलो ठीक है। ए वायलिन इमेट्स साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 अंडर टेंशन T। टेंशन increased by 44%, keeping the length and mass per unit length constant. Frequency of sound becomes n2. A ratio of n2 to n1। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन होता है, तो मैं n2/n1 करवा दूँ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट T2/T1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखो T2 कितना है, इंक्रीज्ड बाय 44% है, मतलब ये 1.44 T होना चाहिए अगर T1 की वैल्यू T है, तो इंक्रीज्ड बाय 44%, तो T2 इज़ 1.44 ऑफ T, जहाँ के T1 का मीनिंग T लिख दिया मैंने। तो भैया रूट ऑफ 1.44 आ चुका है, मतलब ये बाहर निकलना चाहिए 1.22। सो n2/n1 कैन बी इक्वल टू 1.2, या फिर 12 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हैं हम लोग इसको, या फिर 6 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे रेशो उतना आना चाहिए। तो 6/5 इसका मतलब यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। A graph of stopping potential against frequency of incident radiation is plotted for two different metals x and y as shown in the figure। phi x and phi y are work function। यार ये गलती हो गई है, यहाँ पर ग्राफ ही नहीं लिए है, जो अभी कैसा करें। इस क्वेश्चन को अभी पता नहीं मुझे, ये क्वेश्चन कहाँ, ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, मैं ग्राफ बता दूँ, ये ग्राफ ऐसे होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अगर दो अलग अलग मेटल्स है ना, तो दो अलग अलग मेटल अगर है तो इस तरीके से ही आने वाला है। तो अभी एज शोन इन द फिगर, मतलब एक्स और वाई तो मुझे पता नहीं है अभी, मतलब अगर मान के चले ये x होता और मान के चले ये y होता, तो ये वर्क फंक्शन फॉर x होता और ये वर्क फंक्शन फॉर y होता। तो इस केस में वर्क फंक्शन फॉर y ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर x होता इस केस में। तो ये थोड़ा रिव्यू करा लो आप, एक बार देख लेना। मेरे से गलती तो यहाँ पे हो गई, मैंने चेक नहीं किया कि ग्राफ, मुझे लगा ग्राफ डाला है मैंने, बट चलो ठीक है, बाई मिस्टेक गलती होगी, देख लो। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ बच्चों, ये ग्राफ ऐसे ही होता है, इसका स्लोप जो होता है वो h/e आता है, ग्राफ का स्लोप जो आता है h/e आता है। और सेम ग्राफ पोटेंशियल की जगह काइनेटिक एनर्जी का भी एक होता है, जिसमें स्लोप h होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अभी इसको देखना पड़ेगा, मतलब अगर ऐसे होता है, अगर ये ग्राफ है, मान लीजिए अगर ये ग्राफ है, भाई, अगर
ये ग्राफ है तो आंसर क्या आने वाला है, 5y ग्रेटर देन 5x ऐसे आने वाला है। तो 5y ग्रेटर देन 5x, हाँ ऐसे हो सकता है ना, हाँ सही है। चलो, a steel ball of radius 6 mm, terminal speed of 12 centimeter per second and viscous liquid. What will be the terminal speed of steel ball of radius 3 mm? देखो टर्मिनल स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो सीधे सीधे बात किया जाए तो V2/V1 इज इक्वल टू R2/R1 ब्रैकेट स्क्वायर करवा देता हूँ। तो V2 चाहिए, V1 है 12, R2 के बारे में बात करें तो भाई 3 mm और R1 है 6 mm। ये R1 है और ये R2 है, इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और ये 12 इधर आ गया तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर बनना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। उसके आगे भाई क्या है, 2 coils are kept near each other when no current passes through first coil. Current in second coil increases at the rate of 10. The EMF in the first coil is 20. When no current passes through second coil, 3.6 ampere current passes through second. First, the flux linked in a second is, ये क्या चीज़ बताई इन्होंने। तो इस समय मुझे लग रहा है ये सवाल हमने इसके पहले लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया है। 2 कॉइल एक दूसरे के नज़दीक रखी हुई है, मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये फर्स्ट कॉइल है और यहाँ पर ऐसे एक सेकंड कॉइल है। तो इन्होंने बोला है व्हेन नो करंट पासेस थ्रू फर्स्ट कॉइल, मतलब फर्स्ट कॉइल ऐसे ही रखा है और सेकंड कॉइल में जो भी करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है DI 2/dt इज़ 10 एम्पियर पर सेकेंड, 10 एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, एंड EMF इन अ फर्स्ट कॉइल इन्होंने बताया 20 मिली वोल्ट। तो भाई EMF इन अ प्राइमरी इज़ -m DI 2/dt, मतलब सेकेंडरी कॉइल में देखो कैसे लॉजिक ये है भाई कि इसमें चेंज होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा और ये फ्लक्स की वजह से यहाँ पर EMF जनरेट होगा। तो EMF इन इस प्राइमरी इज़ -m DI 2/dt। ठीक है, तो 20 मिली वोल्ट -m मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ, तो m इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये मिली हेनरी में सवाल का जवाब बन जाएगा। बाकी नोटेशंस तो आप कर सकते हो, देखो 10 एम्पियर पर सेकंड वगैरह वगैरह चेंज करवा के कर सकते हो। तो ये m आ गया। अब ये देख क्या है, व्हेन नो करंट पासेस थ्रू सेकंड कॉइल। ठीक है, व्हेन नो करंट पासेस थ्रू सेकंड कॉइल एंड 3.6 करंट पासेस थ्रू फर्स्ट कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल है। अभी फर्स्ट कॉइल में से इन्होंने क्या किया, 3.6 एम्पियर करंट पास हो रहा है। द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सेकंड कॉइल, तो फ्लक्स मतलब ऐसे जो फ्लक्स आएगा ये फ्लक्स। तो भाई फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स इन अ सेकेंडरी इज m इंटू करंट इन अ प्राइमरी था, ये फ्लक्स का फार्मूला होता है। फ्लक्स इन अ सेकेंडरी इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट इन अ प्राइमरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 10⁻³ मिल चुका है और यहाँ पर 3.6 है, तो भाई 7.2 10⁻³ होना चाहिए। यह आंसर आना चाहिए। ऐसे घुमा घुमा के पूछ रहे, ठीक है। तो पहले का इस्तेमाल करके हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया और सेकंड कॉन्सेप्ट जो था φ2 इज इक्वल टू MI1 या फिर φ1 इक्वल टू MI2 होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका सवाल नहीं है तो क्यों लिखना है इसको। आगे बढ़ो। चलो, 2 रॉड्स 1 ऑफ कॉपर, और ये अभी भी सवाल हम लोगों ने इसके पहले भी कर लिया है, इसके पहले भी आ गया है L1 L2 and connected to form L1 plus L2. The coefficient of linear expansion of copper is given and iron is also given. If length of each rod increased by same amount, यही सवाल पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट होता है इसका टर्म। इसके लिए मैंने आपके लिए शॉर्टकट भी बताया था। देखो कोई भी रॉड हो, इनका एक्सपांशन का रेट सेम अगर है तो L1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2 लिख दो।
तो यहाँ पर इनको जो चाहिए L1/L2 लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू α2/α1 लिखने वाला हूँ, ठीक है। अभी इनको क्या चाहिए, L1 - L2, ठीक है, L1 - L2, और नीचे क्या चाहिए, L1 + L2, ठीक है। L1 के सामने कौन है, α2 है तो α2 लिख दो, L2 के सामने क्या है, α1 है तो माइनस, फिर यहाँ पर α1 लिख दो, फिर नीचे α2 + α1, α2 + α1। तो भाई अभी 2 और 1 कौन है, देखो L1 कॉपर के बारे में बात हुआ है, लेकिन α2 कौन है, यस α I। देखो इसको हमने α1 बोल दिया और इसको हमने α2 बोल दिया था, तो α I - अल्फ़ा कॉपर, α I + अल्फ़ा कॉपर, क्योंकि पूरा गलत हो जाएगा नहीं तो सी ऑप्शन इसका बनना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी आ गया। अभी आगे इसमें बढ़ते हैं बच्चों, क्या है, यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 10 हर्ट्ज, particle is suspended from vertical spring, highest point of oscillation in the spring is unstretched. At the highest point of oscillation the spring is unstretched, maximum speed of the particle is, इसको अभी कैसे करें, तो फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, suspended from vertical spring, at highest point of its oscillation the spring is unstretched। तो मान लीजिए यहाँ पर स्प्रिंग अनस्ट्रेच था और मैंने ब्लॉक लगवा दिया, तो यहाँ पर भी जाके रुकने वाला है, तो मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम बात कर सकते हैं, ये अगर ट्वाइस ऑफ ए हो तो mg ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ अगर इक्विलिब्रियम होता, मतलब नेट फोर्स 0 होता, तो हम लोग mg इंटू ट्वाइस ऑफ है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx² लिख सकते थे। तो भाई ए का मीनिंग यहाँ पर तो गलत हो रहा है, यहाँ पर kx और mg सेम होना चाहिए और kx की जगह पर a होना चाहिए, तो k इक्वल टू अगर mg लिखा जाए तो a इक्वल टू mg/k होना चाहिए। ये एम्पलीट्यूड मिल रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड जो होता है तो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ ऑफ ka², हाफ ऑफ k की जगह पर फिर वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है, दैट इज़ v², हाफ ऑफ कैंसिल करवा लिया, अच्छा k इज़ रूट ओमेगा इक्वल टू √k/m। तो ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर mv², तो mm कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए, भाई ऐसे ही तो होगा, तो v कैन बी इक्वल टू ω2πf और एम्पलीट्यूड तो कितना होगा 2π, और फ्रिक्वेंसी दिया है 10 और एम्पलीट्यूड मिला mg/k, तो mg/k कितना आएगा, तो m वापस से वही चीज़ है यार, m तो दिया ही नहीं है, अभी कैसे करें, ऐसा कोई क्वेश्चन स्टकअप हो जाता है फिर। हाँ लेकिन
ये हो सकता है एम जी एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम कैंसिल हो चुका है। क्या गलत कर रहा हूँ यार मैं यहाँ पर। तो v इज़ ओमेगा ए, और a की जगह पर g बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू g बाय ओमेगा। तो g 10, ओमेगा इज़ 2 पाई फ्रिक्वेंसी, 10 बाय 2 पाई इंटू 10 भाई 0.5 बाय पाई, या फिर 1 बाई 2 पाई। 1 बाई 2 पाई होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो गया यार, गंदा भी हो गया बहुत। अच्छा ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, अभी आपको कैसे समझाऊँ, अलग से समझाना पड़ेगा इसको। चलो यहाँ बता देता हूँ मैं इसको। तो जैसे ये अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग होगा, अभी हम लोग इसको लोड अटैच करवाते हैं, तो ये लोड अटैच होने के बाद में मान लीजिए यहाँ पर आकर रुक सकता था। क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ ये डिस्प्लेस हुआ है, तो स्प्रिंग में एक फोर्स जनरेट हुआ जिसे हम लोग कहेंगे KX, और यहाँ पर आएगा mg। क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से A से रिलीज़ किया था, तो x की वैल्यू जो होगी KA होना चाहिए। ये स्प्रिंग फोर्स हो गया और ये mg हो गया। जहाँ पर ये बैलेंस्ड होता है वो हम लोग बोल सकते हैं mg इज़ इक्वल टू k। तो mg कैन बी इक्वल टू k का मतलब अभी हम लोग बात मतलब ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखो ओमेगा स्क्वायर रूट k बाई m होता था, तो k कैन बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं इंटू a। क्योंकि m की वैल्यू दी नहीं है तो मास कैंसिल करवा लो, तो ओमेगा कैन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट g डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड आना चाहिए। उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड के बारे में, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम स्पीड मिलने वाली है, मीन पोजीशन पर ही मैक्सिमम स्पीड मिलने वाली है। तो हम लोग बोल सकेंगे यहाँ पर एट मीन पोजीशन हाफ ऑफ k a स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो k a स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर। तो भाई k की जगह पर आपको क्या रख सकते हैं, या फिर देखो एम्पलीट्यूड की जगह पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह पर g बाई ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। तो k एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया, तो पहले मुझे लग रहा है कि v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट k बाई m, और ये a करवा देता हूँ, ये ओमेगा a होने वाला है k बाई m। तो ओमेगा a, तो ओमेगा का मतलब है रूट g बाई a, है ना, एम्पलीट्यूड 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 नहीं, तो ओमेगा वैसे रखता हूँ मैं, और a की जगह पर g बाई ओमेगा स्क्वायर करवा देता हूँ ताकि सारी नॉन चीज़ आ जाएगी। तो g बाई ओमेगा आ गया, तो g है 10 और ओमेगा है 2 पाई फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी भी इन्होंने दिया है 10 कट करा दो। यस, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज q हैविंग मास m आर हेल्ड एट रेस्ट व्हाइल देयर सेपरेशन इज r। स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन देयर सेपरेशन इज r बाई 2। भाई कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो चार्जेस यहाँ पर q है और यहाँ पर भी चार्ज q है, ठीक है, और ये रेस्ट में, तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस और डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, ये r, ठीक है, ये टोटल एनर्जी हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या होता है, इन्होंने बोला है कि यहाँ से आगे ये चार्ज q यहाँ तक पहुँच चुका है, ये भी चार्ज q यहाँ तक पहुँच चुका है, और यहाँ पर इन दोनों के पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस है r/2। तो भाई फाइनल टोटल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर
प्लस दूसरे के पास भी इतना ही स्पीड है, प्लस 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस जो था वो r/2 था। तो r/2 की वजह से ये 2 ऊपर चला जाएगा। अभी ऐसे यहाँ तक तो मिल चुका है। अभी इनको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बात करते हैं। द स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब v के बारे में पूछा है, तो भाई यहाँ पर तो mv² हो जाएगा टोटल एनर्जी, प्लस ट्वाइस ऑफ q²/4πε0 ये r हो जाएगा। मैं इसी को इज इक्वल टू ये 1 इक्वेशन ले लेता हूँ, 1/4πε0 q² डिवाइडेड बाय r। तो भाई mv² इज इक्वल टू, तो माइनस में चला जा रहा है, माइनस में जाएगा। स्पीड चाहिए, स्पीड माइनस में कैसा आएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 चार्ज प्रोडक्ट। अच्छा ये दो चार्जेस अगर मान ले, अरे यार गलती क्या हो गई मेरे, पता है क्या, ये यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने 2 चार्जेस हैविंग चार्ज q एंड मास m आर हेल्ड एट रेस्ट, द स्पीड ऑफ पार्टिकल विद सेपरेशन इज r/2। ये खुद होके थोड़ी ना आएगा भाई, इसमें से एक माइनस होना चाहिए, ऐसे इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन यही गेम कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर q इंटू क्यू मतलब यहाँ पर माइनस साइन आने वाला है, वैसे तो होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ माइनस साइन आना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस साइन आना चाहिए। ये दोनों नज़दीक क्यों आएंगे भाई? पॉजिटिव चार्जेस नज़दीक थोड़ी ना आएंगे क्या यार। चलो ठीक है, माइनस और ये भी माइनस, तो mv² इज इक्वल टू -q²/4πε0 r प्लस q²/4πε0 r, और ये 2 था। तो भाई इसमें q²/4πε0 r ही बचने वाला है। तो v² अगर करता हो तो ये डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय √4πε0 mr, इतना आना चाहिए। सी ऑप्शन बेहतर लग रहा है मुझे, सी ऑप्शन बेहतर लग रहा है। देखो इन्होंने क्या कर दिया ना, चार्ज बताया नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया यार कि ऐसे कैसे है, मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ, ये कहाँ से, दुनिया का पूरा रूल ही ब्रेक हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के यहाँ पर है। ये क्वेश्चन के टाइप भी होते हैं। 1.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल एंड दैट इन अनदर इज 1.02 एटमॉस्फेयर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है, ए टू दैट ऑफ बी, और सराउंडिंग है 1 एटमॉस्फेयर। देखो इनसाइड प्रेशर जो होता है सोप बबल के, वो होता है 4T डिवाइडेड बाई R प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सबसे पहले केस में इन्होंने ए के बारे में जब बात हुई है तो 1.01 एटमॉस्फेयर बताया है, इज इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाई R, सफिक्स ए रख देता हूँ, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये मतलब P0 है 1 atm। तो भाई सीधे 4T बाई आर ए की वैल्यू, क्योंकि देखो इसको अगर इधर ला लेते हैं तो माइनस करवा के जो बचेगा वो बचेगा 0.01 एटमॉस्फेयर, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली 1.02 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 4T बाई आर बी होना चाहिए प्लस 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, दैट इज़ 4T डिवाइडेड बाई आर बी वुड बी 0.02 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यह इन्वर्स रेशो दिख रहा है मुझे, मतलब आर ए नीचे है और ये ऊपर है, यहाँ पर आर बी नीचे और ये ऊपर है। तो भाई अगर मैं रेशो ले लेता हूँ आर ए बाई आर बी सही ढंग से दिमाग लगा के, तो यहाँ 0.02 होना चाहिए और यहाँ 0.01 होना चाहिए, जो कि 2/1 होना चाहिए। कैसे भाई? देखो आर ए नीचे था तो ये ऊपर था 1.01, यहाँ आर ए ऊपर है तो 0.01 नीचे आ गया। गॉट इट? बस थोड़ा ऐसे ही करना है। अभी क्वेश्चन इज़ अबाउट वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम जो है, क्योंकि ये स्फीयरिकल है तो स्फीयरिकल में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, 4/3 πr³ है ना स्फीयर का वॉल्यूम। तो इसी बेसिस पर VA बाई VB अगर करता हूँ मैं,
तो 2/1 का क्यूब होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 8:1 आना चाहिए। ये आंसर आना चाहिए यहाँ पर सी, इसका आंसर आना चाहिए सी। सही है। चलो आगे। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और सेकेंड मिनिमम इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। ये जेई वाले क्वेश्चन उठा के ला रहे थे। डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस इज डी एंड के द वेव लेंथ ऑफ लैम्बडा यूज्ड इज। कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे यहाँ पर चलो ठीक है, स्क्रीन है और यहाँ दो सोर्सेस थे, मतलब ये दो स्लिट है। तो इन्होंने क्या बोला है समझ लो, एग्जैक्टली एक स्लिट के फ्रंट पर यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेकंड मिनिमम, मतलब डार्क बैंड। और ये YDAC है, मतलब डाइफ्रैक्शन नहीं है भाई, इंटरफेरेंस चल रहा है, YDAC चल रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इस पोजीशन को हम लोग सेंटर से, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड होता था, और इसको हम लोग कहते थे Y। तो Y इज इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D/2D, ऐसे फॉर्मूला था। ये डार्क बैंड के लिए था भाई, डार्क बैंड के लिए था, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो Y का मीनिंग तो, क्योंकि देखो क्या होता था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D था, तो ऑब्वियस है ये D/2 होना चाहिए। तो D/2 इज इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे देखो सेकंड मिनिमम है तो ट्वाइस n की जगह पर 2 -1 लैम्बडा कैपिटल D/2D। तो भाई ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, फिर आ गया D² और 2 2 4 -1 3, जो कि यहाँ नीचे आ चुका है, कैपिटल D दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। सो D²/3D, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर, राइट। चलो, ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ वेलोसिटी 1/5 वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है इट इज़ 1/5 वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो सोर्स है, क्योंकि स्टेशनरी सोर्स है, Vs0। परसेंटेज इंक्रीज इन अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, तो पहले अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज f। तो देखो क्या होता है, मूव्स टूवर्ड, ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाला है, सो V+V हो। और स्टेशनरी, सोर्स स्टेशनरी है तो नीचे सिर्फ V आएगा, तो f'/f की पहले वैल्यू सिलेक्ट करवा लेते हैं। V+VO की जगह पर 1/5 ऑफ V डिवाइडेड बाई V, 6/5 यहाँ पर बनने वाला है। अभी इनको चाहिए परसेंटेज इंक्रीज, सो f' माइनस f/f, तो f' की जगह पर आप 6 को ले सकते हो और f की जगह पर आप 5 ले सकते हो, डिवाइडेड बाई 5, तो इज इक्वल टू 1/5। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए तो f' माइनस f/f इंटू 100% करवा दो, सो दैट इज़ 1/5 इंटू 100% करवा दो, तो भाई ये आ गया 20%। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बन चुका है, गॉट इट, सी ऑप्शन बन चुका है 20%। चलो, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। By applying Bohr's quantization conditions, its rotational energy in nth level is। अच्छा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और तो यूजिंग क्वांटाइजेशन, सो L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH/2π, या फिर MVR की जगह पर I ओमेगा कैन बी इक्वल टू NH/2π होता था। सो कैन वी से ओमेगा एज NH/2πI हो सकता है। सो बाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी हाफ I
ओमेगा का स्क्वायर अगर करवा देते हैं तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर। हालांकि यहाँ अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी तो ये 2 और ये 4 8 हो गया। यहाँ पर एक आई कैंसिल करवा लेते हैं तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर और आई इतना बनना चाहिए एन स्क्वायर। हाँ, सो डी ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। अच्छा देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन होता था फाई नॉट, राइट। ये एक फार्मूला होता था। तो काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू एच, इन्होंने कर दिया फ्रीक्वेंसी डबल, माइनस वर्क फंक्शन तो उतना ही होता है। सो क्या मैं इसको एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस फाई नॉट करवा दूँ? सो इट इज़ एच न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी करवा दे। सो काइनेटिक एनर्जी डैश इज, अब यहाँ पर डबल वगैरह कैसे, डबल तो नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर एच न्यू, या फिर और अगर एडजस्टमेंट के हिसाब से बात करें ये हो सकता है ऐसे, एच न्यू कैन बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट प्लस के, इसको अगर उठा के लाता हूँ यहाँ पे तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट। यस, काइनेटिक एनर्जी डैश इज मोर देन डबल काइनेटिक एनर्जी। सी ऑप्शन बन सकता है यहाँ पर। बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है भाई इसमें। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सिंगल स्लिट विच इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, अच्छा ये सिंगल स्लिट है तो डाइफ्रैक्शन, फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज 3 mm, देन स्लिट विड्थ इज ओके। मिनिमा के लिए जो पोजीशन वाला फार्मूला था वो था 2n+1 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। तो पोजीशन फॉर फर्स्ट तो 2 × 1 + 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2a ये था, ये हो सकता है, मतलब 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2a, ये इक्वेशन 1। और थर्ड डार्क बैंड, थर्ड मिनिमा के लिए 2 × थर्ड के लिए लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2a इज इक्वल टू मतलब 7 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2a, ये इक्वेशन 2। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला है द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इज़ 3 mm, मतलब y3 - y1 3 mm है। तो y3 और y1 अगर ले लेता हूँ मैं तो 7 - 3, क्योंकि लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2a तो हर तरफ कॉमन है, इज इक्वल टू 3 mm होना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन इज अबाउट स्लिट विड्थ। तो ए चाहिए हमें, अगर ए चाहिए तो ए कैन बी इक्वल टू नाउ लैम्बडा कैपिटल डी, ये 4 आ जाएगा 6 और mm 3×10⁻³ मीटर होना चाहिए। तो भाई ए को एडजस्ट करवा लेते हैं, लैम्बडा कैपिटल डी ये 4 है यहाँ पर और 6 10⁻³ चलो ठीक है। लैम्बडा वैल्यू कितना है भाई 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर -9, कैपिटल डी कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 0.5 डिवाइड बाय 6 10⁻³ तो ए की जो वैल्यू बनने वाली है देखो, ये मतलब ये हो गया 100, ये हो गया 500 तो नहीं बन रहा है कहीं पे भी। हाँ 4 था ना, ये मल्टीप्लाई बाय 4 था, सॉरी। ये जो 4 है मैंने 4 को कहाँ रख दिया,
लैम्बडा कैपिटल डी इंटू ये 4 20 मतलब 200 -9 -6 होना चाहिए, और कुछ बचता है नैनो और सेंटीमीटर 0.5 मीटर 600 नैनोमीटर, सारी तो चीज़ें सही आ रही है। अच्छा तो हाँ ये हो सकता है ना, 1 2 3 मतलब 1 1 2 3 करवा दो 0.2 0.2 मिलीमीटर हो सकता है ये आंसर इसका, राइट 0.2 मिलीमीटर हो सकता है, सही है। एडजस्टमेंट करवाना हो तो यही आने वाला है। ए रॉड ऑफ लेंथ L rotated angular velocity omega about one end perpendicular to magnetic field B, the EMF induced in the rod. So E is equal to 1/2 B L square omega, ये फार्मूला था 0.5 B L square omega, ये डायरेक्ट करके रख लो, ये थियरी का ही पार्ट था, है ना। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ F प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज हुज साइज इज n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इज, देखो क्या इन्होंने बताया ना रियल, तो माइनस और n लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u, तो f/f माइनस u ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो अभी सवाल है u के बारे में, चलो ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, f/f प्लस यू होता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो f/f प्लस यू होता था, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो भाई देखो ये f प्लस यू इज़ इक्वल टू माइनस f/n होने वाला है, u इज़ इक्वल टू माइनस f/n माइनस f, तो माइनस से निकाल देता हूँ, माइनस और f कॉमन निकाल देता हूँ, 1/n प्लस 1, तो माइनस f 1 प्लस n/n, या फिर ये भी चलेगा ना, है ना, ये भी चलने वाला है। आप बोलोगे माइनस साइन यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, तो भाई माइनस साइन मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट में रखा है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। तो माइनस साइन मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट लेंस, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो फ्लोटिंग हाफ immersed in a liquid of density D. If T is the surface tension, the diameter of the liquid. अच्छा ये क्या चीज़ है भाई, लिक्विड ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड इन, ये क्या चीज़ है, ये लिक्विड ड्रॉप है, इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड, ठीक है, ऐसे कुछ दिया होगा। T इज़ द सरफेस टेंशन दैट डायमीटर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज़, तो इसमें क्या होगा, ये इसका वेट जो होगा ये वेट डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पर सरफेस टेंशन T, लेकिन सरफेस टेंशन जो काम करेगा इस सरकमफरेंस पे काम करने वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ T इंटू 2πr दैट इज़ टोटल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg। इसमें अपथ्रस्ट भी लेना पड़ेगा क्या, एक्चुअली अपथ्रस्ट भी लेना चाहिए, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी तो दिया है, तो भाई ये हो सकता है यहाँ पर अगर सही ढंग से बताया जाए तो हाँ, प्लस क्योंकि आधा वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आधा वॉल्यूम इसने लिक्विड का जिसका डेंसिटी डी है ये करवा दिया, मतलब क्या होगा यहाँ पर अपथ्रस्ट भी जनरेट होने वाला है, जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस करवा दिया ना वो अपथ्रस्ट डालेगा, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी इज इक्वल टू mg करवा देते हैं, ठीक है। तो डायमीटर से रिलेटेड बात हो रही है, डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉप पूछा गया, तो पहले हम लोग रेडियस तो निकाल देते हैं, तो ठीक है T इंटू 2πr 1/2 वॉल्यूम इज़ 4/3πr³ dg। m जो होता है, पहले मुझे लग रहा है कि
चार ऑप्शन में ना डेंसिटी ऑफ ड्रॉप रो बताया है, तो ठीक है। प्लस V/2 dg इज इक्वल टू मास की जगह पर वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी करवा देता हूँ। T इंटू 2πr इज इक्वल टू V रो जी माइनस V/2 dg, Vg कॉमन रो माइनस D/2 जम रहा है, आ रहा है यहाँ पर Vg 2 रो माइनस D डिवाइडेड बाय 2 T इंटू 2πr, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी रेडियस के लिए बात करते हैं। तो T इंटू 2πr इज इक्वल टू वॉल्यूम इज़ 4/3πr³, ठीक है। 2 रो माइनस D बाई 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। एक यहाँ पर r और r² बचने वाला है और पाई कैंसिल होने वाला है। कैसे बताओ आपको भी, इससे कलर चेंज कर देता हूँ। पाई ये 4 कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, r² बच गया। तो भाई r² कैन बी इक्वल टू 3t बाई 2 रो माइनस d, और कुछ बच सकता है? नहीं बच सकता है। तो r कैन बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t। अच्छा, g कहाँ गया भाई? g यहाँ पर था, ये g यहाँ पर था, तो g नीचे आना चाहिए। हाँ, तो यहाँ g आना चाहिए। 2 रो माइनस d और g ए पावर 1/2। डी ऑप्शन इसका होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। और कुछ रहता है इसमें? हाँ, लेकिन ये इन्होंने रेडियस नहीं पूछा, इन्होंने डायमीटर पूछा है ना। हाँ, तो भाई यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, फिर अभी सब गड़बड़ हो जाएगा। ये रेडियस हो गया, तो डायमीटर इज़ 2 टाइम्स r, तो 2 टाइम अगर r कर देते हैं तो 2 टाइम r पावर 1/2। 2 को अंदर लेके गए तो 4 हो जाएगा, मतलब 12t 2 रो माइनस टी जी। यार बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में डलवा दिया इन्होंने, मतलब ये जेई वाले क्वेश्चन उठा के इधर ला रहे हैं ना। मैं सही में बोलूँ आपको, एग्जामिनर को जिसने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया, जिसने भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया, उसको, उस बंदे को ला के ना बोलना पड़ेगा कि तू 45 मिनट में ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा। मतलब तभी मान सकते हैं ना कि भाई चलो हाँ, इतना मतलब अगर गट फील हो रहा है तुमको, ये क्वेश्चन डाल रहे हो, तो भाई पहले डिसाइड कर लो ना कि हम लोग सीईटी का जो लेवल है बहुत बढ़ाने वाले हैं। ये खुद जो टीचर डिज़ाइन कर रहा है उसको पहले बिठाओ। When electron orbiting in hydrogen atom in ground state moves to the third excited state, देखो third excited from ground state मतलब n equal to 1, तो third excited state मतलब n equal to 4, third excited state, the de Broglie wavelength associated is। अच्छा, तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv होता है, तो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ जो है वेलोसिटी पर डिपेंड होता है, और वेलोसिटी जो है इट इज़, जैसे n की वैल्यू कम होती है वेलोसिटी कम होना चाहिए, वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n था, तो लैम्बडा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v प्रोपोर्शनल टू n आना चाहिए। सो n बढ़ गया तो वेवलेंथ बढ़ना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है डी आना चाहिए बच्चों, मतलब डी ही हो सकता है, ठीक है, विल इंक्रीज़ होना चाहिए। गॉट इट? चलो, When a particle in a linear SHM complete 2 oscillations, the phase increased by, एक ऑसिलेशन में 2 पाए तो सेकंड 2 ऑसिलेशन में 4 पाए आना चाहिए यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज resistance of left gap and right gap of bridge are 10 and 30. Okay, if the resistance in the two gaps are interchanged, the balance point will shift right by, okay, shift to right by। तो पहले लेफ्ट गैप में 10 ओम था
और राइट गैप में यहाँ पर 30 ओम था। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पर शिफ्ट ये होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ टू गैप्स आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टू राइट। शिफ्ट टू राइट, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, बराबर है, सही है सही है। ये मैं थोड़ा गलत बोल दिया यहाँ पर। इसके नीचे रेजिस्टेंस कम है तो बैलेंस पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो देखो LX/LR मतलब रेजिस्टेंस सॉरी 10/30, तो ये LX/LR होना चाहिए। तो LX/LR की जगह पर 100 - LX होना चाहिए। तो चलो ये आ गया 100 - LX इज इक्वल टू 3LX, मतलब 100 इज इक्वल टू 4LX। LX की वैल्यू हो गई है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया एक चीज़। अभी इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज करवा दिया। मतलब क्या, यहाँ पर 30 ओम डलवा दिया और यहाँ पर 10 ओम डलवा दिया, और फिर बैलेंस पॉइंट देखो, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नीचे लेंथ आना चाहिए। तो 30/10 इज इक्वल टू LX/100 माइनस LX। तो डैश करवा देता हूँ इसको। तो ये देखो 300 - 3LX डैश इज इक्वल टू LX डैश, मतलब 300 इज इक्वल टू 4LX डैश। तो LX डैश कैन बी इक्वल टू 75 होना चाहिए। तो देखो कितना राइट से, मतलब क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट टू राइट बाय, तो पहले 25 था, अभी 75, मतलब 50 से ये शिफ्ट होना चाहिए। 50 से इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर तो एक डायग्राम आ चुकी है examgoal.com, अच्छे सवाल होते हैं इनके पास। ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ईच ऑफ द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, ए चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर डायगोनली अपोजिट। अच्छा ये चीज़ें बताई उन्होंने। नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन प्लस क्यू इज 0। देन ओके, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 मतलब क्या है, ऐसे समझो इसको, ये माइनस क्यू इसको करने वाला है अट्रैक्ट, ये फोर्स F आने वाला है, और ये प्लस क्यू भी इसको करने वाला है अट्रैक्ट, ये भी फोर्स आने वाला है F। लेकिन हाँ ये स्क्वायर बताया है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यही गलती हो रही है। ये स्क्वायर सही दिखेगा। तो देखो क्या होगा, इस चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को ये माइनस क्यू खींचेगा अपनी ओर, और ये माइनस क्यू भी खींचेगा अपनी ओर, ये भी फोर्स F होगा। अभी समझने वाली बात है कि यहाँ पर प्लस क्यू है, और इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू बीच में अगर बात करें तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, ये F डैश। अभी देखो बच्चों, ये F है, ये F है 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट जो होने वाला है ये होने वाला है √2F। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस F और इस F का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ये √2F। तो अगर ऐसे बात होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होगा, आपको टोटल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिए, तो F डैश मस्ट बी इक्वल टू √2F होना चाहिए, इक्वल अपोजिट होना चाहिए। तो F डैश कितना है, Q इंटू क्यू, दैट इज़, और साइड अगर बात करें, अगर ए हर तरफ है तो ये √2A स्क्वायर, कि यहाँ से अगर डायगोनल बात करते हैं तो ये √2A होना चाहिए। तो इज़ इक्वल टू √2F मतलब Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसमें कैंसलेशन करवा देते हैं, 1 2, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 इज़ इक्वल टू √2, और ये स्मॉल Q और कैपिटल Q। तो कैपिटल Q एक Q कैंसिल करवाने के बाद 2√2 स्मॉल Q होना चाहिए। ऑलरेडी इन्होंने पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ बता दिया। तो इनको अभी सवाल जो पूछा गया है, सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि Q डिवाइडेड बाय माइनस Q कितना होना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड में आंसर मिल चुका है इसका, ठीक है। तो Q बाय माइनस Q मतलब 2√2 आना चाहिए। अच्छा, प्लस या माइनस क्या आना चाहिए, तो ऑलरेडी ये माइनस Q है। अभी आप बोलोगे सर माइनस साइन इसमें क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा बच्चों अभी इसको ना, ये सही समय नहीं है कि इतना एक्सप्लेन किया जाए,
मैंने यहाँ ऑलरेडी फोर्स का डायरेक्शन ले लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस निगेटिव साइन। तो 2√2 तो इसका आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए इसका। ये मैग्नीट्यूड में आंसर निकालने का ये सही तरीका होता है। या फिर क्योंकि ऑलरेडी इसका वैल्यूज़ था ना, चलो छोड़ो। हाँ देखो, इसमें या आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि मैंने माइनस क्यू का इस्तेमाल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कर लिया और ये पॉजिटिव पॉजिटिव था तो रिपल्शन के लिए कर लिया, तो इसने मैंने ज़्यादा टेक्निकल इशू नहीं लिया है। तो ऑलरेडी इन्होंने क्यू और माइनस क्यू, मैंने इनका मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन तो निकाल लिया, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस क्यू था एक्चुअल में देखा जाए तो अगर सही में करता मैं तो एफ डैश -√2f इक्वल टू 0 ऐसे करा के फिर एफ डैश इक्वल टू √2f करवाना पड़ता, फिर यहाँ पर चार्ज की वैल्यू में रख देता माइनस क्यू, फिर ये माइनस क्यू आता, फिर वैसे हो सकता है अगर करना है आपको तो। फिर ये माइनस क्यू आना चाहिए, ये माइनस क्यू आना चाहिए, फिर ये माइनस क्यू आना चाहिए, फिर ये जाके आंसर बन सकता है यहाँ पर। चलो ऐसे कर लो। 42 मिली हेनरी कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, RMS value of current in the circuit will be nearly okay. तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय XL होना चाहिए। तो VRMS ऑलरेडी यहाँ पर 200 है और ट्वाइस पाई F जो है इन्होंने 50 बोला है और इंडक्टेंस की वैल्यू है भाई 42 मिली हेनरी। तो 50 100 ये दोनों मिला के 100, तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय पाई की जगह पर मैं 22/7 और ये 42 कर देता और 10⁻⁴ ये 3 ऊपर चला गया, -3 ऊपर चला गया। तो भाई 1/11 6 और ये 1000 66 होना चाहिए, मतलब 100 डिवाइड बाई 6.6 होना चाहिए। तो नियरली अगर बात करूँ तो 100 बाय अगर मैं 7 कर लेता तो 7 1 ज़ा 7, तो ये थोड़ा हाँ अप्रॉक्सीमेटली 7 करके नहीं चलेगा। इतना तो है कि 15 के करीब आंसर आना चाहिए इसका। टेबल अगर ये नहीं करके चलेगा, इसका अगर आंसर सही ढंग से निकालने की कोशिश करे तो हो सकता है ये 15 के करीब इसका आंसर मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर फेज डिफरेंस इज लैम्बडा इसके। देखो अगर फेज डिफरेंस लैम्बडा है इसका मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और आई मैक्स इंटेंसिटी का जो फार्मूला था, इंटेंसिटी का मैं जनरल फार्मूला लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर, ये आता है 5/2। अब फेज डिफरेंस पाई है, लैम्बडा है, मतलब यहाँ पर 5 की जगह पर आपको 2π रखना पड़ेगा। तो भाई ये 4I0 cos स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं इतना, 2π डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये cos पाई ये 1 हो गया, तो 4I0। इन्होंने क्या किया है, इसी को कह दिया k। तो अभी देखो आई रिजल्टेंट हम लोग बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये इक्वेशन 1, यह इन्होंने क्या बोला, λ/6 पर क्या होगा, तो फेज डिफरेंस होगा λ/6 पर 2π/6, लैम्बडा की जगह पर 2π रख दो तो π/, ठीक है। तो लैम्बडा की जगह पर 2π रख दो तो भाई ये π/3 यहाँ पर आ गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटीज़ 4I0 की जगह पर मैं क्या यही फार्मूला लिखूँगा, और cos स्क्वायर 5 की जगह पर π/3 और डिवाइडेड बाई 2 था तो π/6। तो k cos मतलब cos स्क्वायर कितना है बच्चों, cos 30 आने वाला है, cos 30 √3/2 होता है, तो यहाँ पर 3/4 और क्या आना चाहिए, इसका ऑप्शन बी आना चाहिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या होना चाहिए यहाँ पर देख लो अभी। हाँ, इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, इन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी बिल्कुल नहीं है।
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, क्या बताया, पी टाइप सेमीकंडक्टर ना डोप्ड विथ, तो पी टाइप जो है ट्राईवैलेंट से डोप किया जाता है और होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, मतलब इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। पी टाइप में ट्राईवैलेंट होता है और होल्स मेजॉरिटी होता है, यही आंसर आना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आर्गॉन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cp एंड Cv रिस्पेक्टिवली, Epro इज द डेंसिटी एट NTP, देन अच्छा इसको क्या किया जाए अभी, PV इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेकिन अच्छा इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी R इस्तेमाल नहीं किया, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, सो कैन वी राइट PV इज इक्वल टू, पता नहीं अभी मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जमने वाला ये। Cp और Cv कौन है, स्पेसिफिक हीट ही तो है। तो n करके देखता हूँ मैं, R की जगह पर Cp माइनस Cv दिख तो रहा है ऐसे, और T करवा देता हूँ, M/MO कर सकता हूँ, Cp माइनस Cv T, और क्योंकि अगर मैं लिख दूँ P MO बाई T Cp माइनस Cv is equal to M/V, that can be equal to rho, तो rho can be equal to P MO by T Cp माइनस Cv। अभी एक ही दिक्कत आ रही है, MO मोलर मास, मतलब अगर देखा जाए तो ये ए ऑप्शन आना चाहिए इसका। अच्छा ये स्पेसिफिक हीट था और हमें बात करना है मोलर स्पेसिफिक हीट का, तो ये R/MO होता है, R/MO होता है, ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम लोग मोलर के बारे में बात करें, ये स्पेसिफिक बताया इन्होंने, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R/MO, ऐसा अगर करना है तो PV कैन बी इक्वल टू M/MO RT, PV/M इज इक्वल टू R/MO की जगह पर Cp माइनस Cv T, तो P/ρ कैन बी इक्वल टू Cp माइनस Cv T, ρ इज इक्वल टू P/Cp माइनस Cv T, ये हो सकता है। चलो, और यस यहाँ पे देखो, NAND गेट्स इज शोन द फिगर फॉर गिवन इनपुट्स आउटपुट फॉर बोथ कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली। अगर 0 0 है तो भाई ये जो है ये भले ही यहाँ पर NAND है, लेकिन ये नॉट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी नॉट की तरह ही काम कर रहा है, तो क्या होगा, 0 का 1 आ जाएगा और इस 0 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ सेकंड में तो इनपुट दिया ही नहीं है, बोथ कॉम्बिनेशंस, अगर दोनों 0 है तो 0 0 1, तो दोनों 0 0 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकंड में, फर्स्ट में तो चल रहा है, फर्स्ट पे तो चल रहा है 0 आ रहा है, सेकंड में इनपुट क्या है नहीं पता चलेगा यहाँ। देखो क्या होगा, अगर क्या होता, अगर यहाँ पर 0 0 है तो 1 और 1 का ये 0 आने वाला है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 1 होता तो 1 1 का ये 0 हो जाता और 0 का भी वापस से 1 होता, फिर उस समय हम लोग 0 और 1 को यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते थे,
ठीक है, तो अभी इसमें एक ही दिक्कत आने वाली है कि नीचे का ऑप्शन क्या है। अगर 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 0 0 है तो यहाँ 0 और यहाँ 1 1 है तो यहाँ पर 1, तो ये आंसर बनेगा। अगर नहीं है तो इसके पहले वाला जो मैंने बना के दिया था वो आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। और कुछ क्वेश्चन बाकी है? चलो, थैंक यू।